हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर पूजा देवांग। आई एम राइट हियर विद यू ऑल। आज चर्चा का विषय है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर। स्तन अपने आप में न केवल फेमिनिटी, खूबसूरती, सेक्सुअलिटी का प्रतीक है। स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग, ममत्व, माँ और बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका भी प्रतीक है। स्तन आखिरकार बने किस लिए है? माँ जो दूध अपने बच्चे को पिलाती है, ब्रेस्ट मिल्क के लिए वो बने। खूबसूरती अगर आप न देखें और एक तरफ अलग कर दें तो खूबसूरती उसके अपने ही फंक्शन, उसके कार्यशैली में है कि वो बनाए किस लिए कुदरत ने। जब माँ के कोख में छोटा सा बच्चा होता है तो वो बच्चा माँ से खुराक पाता है और वो खुराक उसके खून से होती है और लाल प्लेसेंटा से आती है। पर जब बच्चा बाहर आ जाता है तो उसको खुराक उसकी माँ से मिलती है और संपूर्ण खुराक पैदाइश के पहले क्षण से लेके कम से कम 4 महीने तक और देखा जाए तो 6 महीने तक भी वो स्तनपान यानी ब्रेस्ट मिल्क से होती है। अगर ब्रेस्ट ही नहीं होंगे तो ये कार्य कभी नहीं हो पाएगा। हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे प्रिय शरीर के हिस्से हैं जिसके बिना हम अपने आप को अधूरा समझते हैं। चाहे उसका काम, कार्य, फंक्शन, दायित्व खत्म हो गया हो, फिर भी चाहे वो उम्र के साथ ढल जाएं, चाहे उनका साइज कम हो जाए, चाहे वो उन पे डिलीवरी के बर्थ मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएं, पर वो हमें प्रिय है। अपने स्तन का कैसे देखभाल करना है? अपने स्तन की देखभाल के लिए आपको महीने में एक बार अपने आप को अपना ही डॉक्टर बन के अपने स्तन को जांचना है। जांचना आपको खड़े होकर भी है, बैठकर भी है और लेटकर भी है। और आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगे और आईने के सामने खड़ी होंगी और देखेंगे कि दोनों स्तन एक बराबर वैसे ही दिखते हैं जैसे कि दिखते थे। कोई साइज में बढ़ या घट तो नहीं गया है, कोई ऊंचा नीचा तो नहीं हो गया है, कहीं से वो ढलान या ढलाव तो नहीं आ गया है। दोनों जो निपल्स होते हैं वो एक बराबर पहले की तरह हैं, कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो गए, घट बढ़ तो नहीं गए, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा उभर कर तो नहीं आए। फिर इस वक्त जब आप खड़े हुए हैं तभी आप दोनों निपल्स को दबाकर उसमें से ये देखें कि उसमें से कोई किस्म का पानी, रस, खून तो नहीं आ रहा। कुछ हल्के हरे रंग का, काले रंग का, गाढ़े हरे रंग का, लाल रंग का, भूरी रंग का यानी ब्राउन रंग का, सफ़ेद रंग का पानी या पानी जैसा बिल्कुल या दूध जैसा, कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है। उसके बाद आप खुद लेट सकते हैं। लेटकर आप अपने दोनों स्तनों को अपनी उंगलियों से नहीं बल्कि यहाँ पाम से आप छू कर ये देख सकते हैं कि कोई हाथ में डेले जैसा तो नहीं लग रहा है। जैसे कि आप अगर किसी ने आटा गूंदा हो और आटे को जब हम मसलते हैं तो मसल के जब हम उसको पूरी तरह से गूंद लेते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी डेलियाँ नहीं होती। अगर आपको छोटी छोटी डेलियाँ लग रही हैं या बड़ी डेली लग रही है तो डॉक्टर को आप संपर्क करें। यदि आपको बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल गूंदे हुए आटे की तरह लग रहा है तो अच्छा है। जो चमड़ी होती है स्तन की, वो स्तन की चमड़ी बिल्कुल वैसी ही चमड़ी होती है जैसे चेहरे की, बाहों की, कहीं की भी है। पर अगर आपको लग रहा है कि वो जो स्तन की चमड़ी है वो कुछ सूजी हुई है, या आपने संतरा देखा होगा, संतरे का जो ऊपर का छिलका होता है उसकी तरह उसमें हल्के हल्के छेद से तो नहीं है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, कहीं हल्का सा उसने चमड़ी ने रंग तो नहीं बदल दिया है, लाल की तरफ तो नहीं हो गई, ऐसे तो नहीं लग रही जैसे कि कोई रैश सा हो गया हो, लाली सी छा गई हो जैसे किसी को थप्पड़ मारा हो, या फिर आपको लग रहा हो कि कुछ जल सी गई है। इस तरह से अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें। ये आपको प्रति माह एक बार करना है और हो सके तो माहवारी खत्म होने के बाद करना है।
एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि स्तन केवल वही नहीं है जो दिख रहे हैं, इसके सिवा स्तन की जड़ जो होती है वो आपकी बाजू के नीचे, जिसे कांख बोलती हैं आप, आर्मपिट बोलते हैं, एक्जिला बोलते हैं, जो बाजू के नीचे की जगह है, वहाँ पर भी आपने हाथ से छू के देखना है कि कुछ डेले डेले या छोटी छोटी कंकुड़ी जैसी या छोटी छोटी मूंगफली जैसी तो कोई ऐसे डेले नहीं आपको फील हो रहे, महसूस हो रहे हैं। यदि आपको लगता है कि कोई डेला है या निपल से कुछ रस आ रहा है या चमड़ी में या ब्रेस्ट के साइज में कोई बदलाव है या कुछ बाਹਾਂ के नीचे डेले लग रहे हैं, तो आपको जाके अपने डॉक्टर को संपर्क करना है। हर लंप, डेला, ग्रोथ हाथ से नहीं पहचानी जा सकती। आप यदि सोचें कि मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा हाथ से तो देखने पे कुछ नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं है, क्योंकि जो कण के बराबर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीज़ ग्रो करती है वो तो जाके सिर्फ फिल्म लेने पर पता चलती है। हर चीज़ हाथ नहीं सुलझा सकता, ना बूझ सकता। आपका हाथ आप अपने शरीर को समझते हैं, डॉक्टर जब जांचेगा तो भी 30% ही वो पकड़ पाता है छोटी छोटी चीज़ों को। बड़े बड़े डेले, बड़े बड़े बदलाव तो कोई भी देख सकता है, और अगर बड़ा है तो इसका मतलब है आपने बहुत समय अपने आप को इग्नोर करा है, अपने पे ध्यान नहीं दिया है, अपने पे लापरवाही करी है। कि हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की जिसमें अब हम डॉक्टर के पास गए हैं और अगर डॉक्टर ने कहा है कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि डॉक्टर ने कहा है कि मैमोग्राफी कराओ, तो मैमोग्राफी चीज़ क्या है? मैमोग्राफी एक एक्सरे है, स्तन का एक्सरे। प्रति स्तन यानी 2 स्तन होते हैं, तो हर स्तन के 2 एक्सरे लिए जाते हैं। थोड़ा सा ब्रेस्ट को दबाया जाता है ताकि ढंग से हम उसको देख सके। तो स्तन के जो एक्सरे होते हैं वो दोनों स्तन के होते हैं। तो अगर छाती का एक एक्सरे होता है तो स्तन के 4 एक्सरे होते हैं, दोनों के 2 मिला के। तो ऑफ कोर्स अगर आप ये देखें कि चेस्ट एक्सरे में कितना मेरे को रेडिएशन मिला, तो उसके हिसाब से मैमोग्राफी में ज़्यादा मिला। इसलिए मैमोग्राफी सोच समझ कर करवाई जाती है, ज़रूरत अनुसार कराई जाती है। छोटी सी लड़की की, 20 साल की, 22 साल की लड़की की बस ऐसे ही चलते फिरते मैमोग्राफी कर दो का मायना नहीं होता। कई बार हम लोगों को मैमोग्राफी के साथ या मैमोग्राफी की जगह या प्रथम जो हम स्टेप ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, उसमें मैमोग्राफी की जगह कई बार हम लोगों को सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड दोनों ब्रेस्ट का कराना पड़ता है। तो मैमोग्राफी जो चीज़ है वो आमतौर पे रेगुलर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए, बचाव के लिए ऐसे ही कोई 18-20 साल से नहीं शुरू हो जाती। अगर आपके घर के अंदर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो कौन है जो हमारा करीबी है, जिसके ब्रेस्ट कैंसर होने से हमको ज़्यादा चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो यदि हमारे घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर, घर का मतलब आपके वंशज की तरफ से, यानी कि आप अगर स्त्री हैं तो आपकी मम्मी, मासी, नानी की तरफ से, और आपके दादा दादी इसकी तरफ से, ददीहाल, ननिहाल दोनों की तरफ से। पर आपके पति की तरफ से रिस्क नहीं देखी जाएगी, और अगर ननिहाल, ददीहाल में भी देखी जाए तो ननिहाल की तरफ से ज़्यादा रिस्क मानी जाती है, क्योंकि मम्मी आपकी मम्मी और आपकी मम्मी यानी नानी, आपकी मम्मी की बहनें, आपकी परनानी, इन लोगों का ज़्यादा चांस है। आपकी खुद की बहन, आपकी खुद की बेटी, अगर आपकी बहन, माँ, बेटी, मासी, इससे करीबी तो कोई नहीं, बिल्कुल आप ही के जनरेशन की, आपके कोख से पैदा हुए हैं, या आप किसी की कोख से पैदा हुई हैं, या आप एक ही कोख से पैदा हुई हैं। इसको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क खासी बढ़ जाती है। सेकंड डिग्री रिलेटिव वो होते हैं जैसे कि आपकी नानी, नानी की बहन, आपकी फर्स्ट कज़न यानी आपकी मासी की बेटी, तो ये सेकंड डिग्री रिलेटिव्स हो जाते हैं।
उनमें भी अगर कैंसर है तो भी रिस्क है, पर उससे थोड़ा कम। अब सवाल ये उठता है, एक इंसान फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कैंसर से पीड़ित है कि 2? सो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर एक इफेक्टेड है और उसकी बजाय 2 इफेक्टेड हैं और वो सारे ही फर्स्ट डिग्री हैं, मतलब खून से डायरेक्ट रिश्ता है, तो आपको चांस ज़्यादा है। और अगर कोई एक फर्स्ट डिग्री और एक सेकेंड डिग्री है तो थोड़ा कम है, अगर एक ही सेकेंड डिग्री है तो और कम है, अगर सेकेंड डिग्री के 2 हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो सीधे सीधे प्रतिशत आंकड़ा लगाया जा सकता है। अब ये बात आती है कि मैंने मैमोग्राफी कब करानी है। और अगर आपके घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और आपकी उम्र 35 साल से ऊपर की है और खासकर अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, तो 35 वर्ष के बाद आपको प्रति साल एवरी ईयर आपको मैमोग्राफी करानी है। आप कृपया अपने मैमोग्राफी की फिल्म्स को फेंकेंगे नहीं, उसके रिकॉर्ड्स को अपने साथ रखेंगे। कुछ भी फेंकने का मन करे, मैमोग्राफी की फिल्म्स मत फेंकिएगा, क्योंकि यदि अगले साल कुछ बदलाव है तो पुरानी मैमोग्राफी की फिल्म के साथ कंपेयर किया जाता है। दूसरी बात कि अगर आपका डॉक्टर बोले मैमोग्राफी करने के बाद कि देखिए ये रिपोर्ट फाइनल नहीं है, हमको ब्रेस्ट की सोनोग्राफी भी करने की ज़रूरत है, तो हमें हिचकिचाना नहीं है। हमें ये नहीं देखना कि हमारे हेल्थ पैकेज के अंदर तो सिर्फ मैमोग्राफी था, इन्होंने तो बस पैसे बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड कह दिया, अब मैं अल्ट्रासाउंड भी कराऊं। डॉक्टर साहब आपको समझ में नहीं आता मैमोग्राफी के अंदर क्या लिखा है? अगर आपको समझ में नहीं आता तो पहले बोल देना चाहिए था। तो देखिए, जिन लोगों के ब्रेस्ट में कोई तकलीफ नहीं है वो तो वैसे ही कुछ नहीं कराना। जिसके ब्रेस्ट में कोई शंका है, कुछ दिख रहा है, पूर्ण जानकारी के लिए, फुल इंफॉर्मेशन के लिए हमको अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ये भी होता है कि कुछ लोगों की जो ब्रेस्ट की नेचर होती है वो ज़्यादा डेंस, ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट हो सकते हैं, ज़्यादा गाढ़े किस्म के टिश्यू हो सकते हैं, तो जो एक्सरेज जाते हैं वो पूरी तरह से नहीं जा पाते हैं, तो नहीं ठीक से दिखता है, तो उसको पूरी तरह से देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। तो ये नहीं कि अब हम टालम टाली कर देंगे, हाथ के हाथ ही अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। अब सवाल ये भी आता है कि अगर हम लोगों ने कोई किस्म का अल्ट्रासाउंड करवाया है तो फिर हम क्या चाहते हैं। अगर हमको ब्रेस्ट कैंसर की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो फिर हम लोगों को ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करवानी है 40 साल की उम्र के बाद, और 40 साल की उम्र के बाद जो हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करानी वो भी प्रति साल करानी है। अब देखिए, हर देश का अपना नियम होता है, क्योंकि हर देश में कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, किसकी सबसे ज़्यादा रिस्क है, उसके हिसाब से हर देश में अलग प्रचलन होता है कि क्या हमको मैमोग्राफी प्रति साल कराना है। तो प्रति साल अगर कराना है तो आप देखेंगे कि यूएसए में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो लोग हर साल बोलते हैं। यूके में यानी इंग्लैंड में वो लोग हर 3 साल में बोलते हैं। क्योंकि आप ये भी समझिए कि ये नहीं कि यूके में कम है, पर यूके में मैमोग्राफी का खर्चा सरकार लेती है, तो सरकार देखती है कि उसको कितना सूट करता है और क्या रिस्क है। तो किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर आज नहीं है और उसको थोड़े ही दिनों में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो वो 1 साल में भी हो सकता है, तो 3 साल हम रुकेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। तो ये थोड़ा रिस्क गेन एवरेजिंग के हिसाब से है। तो मैं तो मानती हूँ कि हर साल मैमोग्राफी होनी चाहिए। कुछ देश बोलते हैं कम से कम हर 5 साल में कराओ, कुछ हर साल में बोलते हैं, कुछ हर 3 साल में बोलते हैं। तो अगर खासकर आपके घर में अगर कैंसर की रिस्क है तो हर साल कराएं, और अगर आपकी मैमोग्राफी में कुछ अटपटापन आया हुआ है पहले से जो कि कैंसर नहीं है पर कैंसर में परिवर्तित हो सकता है, या अगर कैंसर नहीं भी है तो उसका साइज जो है वो बढ़ या घट सकता है, तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मैमोग्राफी का फॉलोअप कर सकते हैं। फिर ये सवाल उठता है कि अगर हमको ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है और हमने मैमोग्राफी कराई है तो कई बार डॉक्टर सोनोग्राफी करने के बाद कहते हैं कि हाँ जी ये गिल्टी है, इस गिल्टी की बायोप्सी भी करनी। बायोप्सी यानी सुई डालना है और एक कण निकालना है, और एक कण देखने के बाद हम देखेंगे कि उसकी रिपोर्ट में क्या आया है। तो मैमोग्राफी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं, और बायोप्सी करके वो कण निकाल के वो टिश्यूज़ को देखकर पता चल जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं है।
और अगर वो कैंसर जैसा है, कैंसर में बदलाव हो सकता है, कितनी ग्रेड का कैंसर है, कौन से टाइप का टिश्यू है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। अगर कोई चीज़ जल्दी जल्दी पकड़ ली जाए तो कई बार सिर्फ वो हल्का सा डेला इतना से ही निकालना होता है और ब्रेस्ट ना तो शक्ल सूरत में ख़राब होता है और ना ही ब्रेस्ट पूरा निकालना पड़ता है। कई बार उसका साइज़ इतना बढ़ चुका होता है या वो इतना फैल चुका होता है, और ख़ासकर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्या वो आर्मपिट कांख के नीचे फैला कि नहीं, उसके हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं कि केवल वो टुकड़ा ही निकालना है या और बड़ा टुकड़ा निकालना है या पूरा स्तन ही निकाल देना है या अंडर आर्म यानी आर्मपिट एक्जिला से भी कुछ चीज़ें निकालनी है, लिम्फ नोड निकालने हैं, बायोप्सी करनी है। उनकी रिपोर्टों, उनकी साइज़, उसके टिश्यू के हिसाब से पता चलता है कि क्या हम लोगों को कीमोथेरेपी यानी कि तेज़ दवाइयाँ कैंसर को मारने के लिए गोली खानी है, बोतल चढ़ानी है या लिक्विड पीना है। और कई बार उसके ऊपर सिकाई भी करनी पड़ती है। कभी कीमो और सिकाई यानी रेडियोथेरेपी दोनों करनी पड़ते हैं। कभी रेडियोथेरेपी करके फिर फिर कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। कई बार सैंडविच थेरेपी होती है कि कीमोथेरेपी करा, साइज घटाया, फिर ट्यूमर निकाला, फिर कीमो करा, फिर रेडियो करा। अलग अलग चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बस यही ऐसा सबके साथ होता है। स्तन का कैंसर एक स्तन में भी हो सकता है, दोनों स्तन में भी हो सकता है। कई कैंसर ऐसे होते हैं जिनकी प्रवृत्ति ये है कि अगर वो एक स्तन में है तो दूसरे स्तन में भी हो जाएंगे, तो वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव टाइप के कैंसर होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर अगर हम इलाज कराते हैं तो हमेशा एक चीज़ देखी जाती है जिसको बोलते हैं कि कैंसर पूर्ण तरह से ट्रीट होने के बाद कितने समय हम जिंदा रहे। तो 1 ईयर सर्वाइवल रेट यानी 1 साल हम जिंदा रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, इस तरह से देखा जाता है। आप देखेंगे कि लोग 20-20 साल बिल्कुल सही तरीके से रह सकते हैं। तो कैंसर की स्टेज यानी कितना फैल गया, कितना बड़ा है, किस किस्म का उसका टिश्यू है, मतलब बहुत भयभीत करने वाला है या कम है उस पर, और दोनों ब्रेस्ट में है कि एक में है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितने साल जीवित रहेंगे। कई बार ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हटाने के बाद भी वो कैंसर दूसरे ब्रेस्ट में आ जाता है या लिवर में फैल जाता है या हड्डी में, खासकर रीढ़ की हड्डी में आ जाता है। कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद कई बार कुछ टाइप के ब्रेस्ट कैंसर में बरसों तक गोलियां, 8-10 साल तक एक एक गोली हर रोज़ खिलाई जाती है ताकि वो कैंसर न फैले। ब्रेस्ट कैंसर छोटी उम्र में भी हो सकता है, 20 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, किसी भी उम्र में हो सकता है। हर एक अलग किस्म का है। कुछ जो कैंसर हैं वो हम अपनी माँ की तरफ से जेनेटिक्स में प्राप्त करते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि बिना जेनेटिक्स के अपने आप से आ जाते हैं, तो उनको रैंडम बोलते हैं। वो किस कारण से होते हैं रियली हम लोग नहीं जानते, फिर भी हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन से हो गए, जो हमने खाया उसकी वजह से हो गए, बहुत सारी चीज़ों के साथ उन चीज़ों को जोड़ा जाता है। पर ये देखा गया है कि जो लोग स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनाई गई है, स्तन बने ही आपको अपने नवजात शिशु को स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बनाए गए हैं। तो कृपया ब्रेस्ट फीडिंग करें, ब्रेस्ट फीडिंग से न भागें। उतने समय तक तो करें जितने समय तक दूध बन रहा है और जो उचित समय है। अगर आप स्तनपान कराएंगी तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हैं। ये भी देखा गया है कि जो स्मोकर्स हैं उनके साथ ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। किन परिवारों में ब्रेस्ट कैंसर रहता है? ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी जुड़ा रहता है अंडेदानी और ओवरी के कैंसर के साथ। तो ऐसे भी कैंसर्स हैं ब्रेस्ट के कि जहाँ पे अगर ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है तो 20 से 40% चांस है कि ओवरीज यानी अंडेदानी का कैंसर भी होगा। ये
कुछ जीन्स हैं BRCA1 BRCA2 उसके साथ रिलेटेड है। BRCA1 में 80%, अगर आपको 80% चांस है कि आपको अगर BRCA1 का जीन पॉजिटिव है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा, और 40% साथ में चांस है कि आपको ओवरी कैंसर होगा। और BRCA2 में 40% चांस है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा, तो 20% साथ में चांस है कि ओवरी कैंसर होगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि कई बार जिन लोगों को स्तन का कैंसर है उनके दोनों स्तन पे नज़र रखी जाती है और दोनों अंडेदानियों पे भी रखी जाती है। और आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा है कि इस किस्म के कैंसर में अगर आप अपना परिवार पूर्ण कर चुके हैं तो आप अपने अंडेदानी बच्चेदानी भी निकलवा दें, क्योंकि उसमें भी कैंसर फैलने का चांस है। ये याद रखें कि यूटरस यानी बच्चेदानी का, या एंडोमेट्रियल, मायोमेट्रियल या फेलोपियन ट्यूब्स नलों का कैंसर, या सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, या यूनी वेजाइना का कैंसर, या बाहर के हिस्से वल्वल कैंसर का कोई लेन देन नहीं है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। पर कुछ परिवारों में आंतड़ों का यानी इंटेस्टाइन्स का तक ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, अलग अलग कैंसर्स के साथ लेना देना है। तो हम एक और बात पे मुद्दा उठाते हैं, वो ये है कि ब्रेस्ट में दर्द। तो कितनी बार यंग लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि मेरी ब्रेस्ट में दर्द है, और वो दर्द है और मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ, और छूने पे भी दर्द है, और करंट सा महसूस हो रहा है, या बहुत भारी सा लग रहा है, मैं तो बिल्कुल फूल गई हूँ, मेरे जो अंडरगारमेंट्स ब्रास हैं उसमें मैं पूरी नहीं आ रही हूँ, और ये तो बहुत कठिन बात है, मुझसे तो दौड़ा नहीं जा रहा, मुझसे स्पोर्ट्स नहीं करी जा रही। ये आमतौर पे होता है। अगर 100 लोग हैं और 100 महिलाएं हैं तो 90 से 95% लोगों को कभी ना कभी अपने माहवारी के जो 30 साल हैं, 14 से 44 साल, उसमें कभी ना कभी किसी न किसी महीने में तो ये होगा ही। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें नहीं होता। तो पर हाँ, अगर ये होता है तो ये सिर्फ हार्मोन का चेंज है, और ये महीने आने से 8-10 दिन पहले ज़्यादा होता है, और उसके लिए भी अलग अलग दवाइयाँ हैं। कई बार यंग लड़कियां जो ब्रेस्ट की पेन बोलती हैं, उनके ब्रेस्ट के अंदर कैंसर ना भी हो तो उसके अंदर अलग अलग किस्म के डेले हो सकते हैं। जैसे कि बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड होते हैं, वैसे ही यूट्रस के अंदर फाइब्रोएडिनोमास, फाइब्रोएडिनोसिस होता है। ये तो देखिए केवल सोनोग्राफी पे पता चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हर एक का ऑपरेशन करना होता है। ऐसा भी नहीं है कि दवाई खाएंगे तो चीज़ें गल जाएंगी, पर हर चीज़ का इलाज है, और आप अपने डॉक्टर सिर्फ वहाँ तक बन सकते हैं कि आप अपने स्तन की जांच खुद करें। आप एंजेलिना जोली को देखिए, उनके परिवार में फेमिलियल यानी कि जेनेटिक्स वाला कैंसर था, जो कि उनकी माँ को हुआ, और उनको जेनेटिक्स से पता चला कि 80% चांस है कि उनके दोनों ब्रेस्ट में कैंसर हो जाएगा, और 40% चांस है कि उनके ओवरीज अंडेदानी में हो जाएगा। अगर शरीर के 4 हिस्सों में कैंसर ही हो जाना है तो इंसान किस किस से जूझेगा। तो उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव कराई, दोनों ओवरीज रिमूव कराई, उन्होंने ब्रेस्ट वापस बनवाए, ब्रेस्ट इम्प्लांट करे। आज भी वो टॉप की बॉलीवुड की आइकॉन हैं, हीरोइन हैं, फिलैंथ्रोपिक वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, आइकॉन हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, कोई कमी नहीं है। और वो माँ भी हैं, जीवित भी हैं, स्वस्थ भी हैं, और उन सब लोगों के लिए प्रेरणा है जिन लोगों ने उनको हकीकत में ये करते देखा, जो कि सही राय थी, पर उनमें हिम्मत थी और उन्होंने किया। जाते जाते आप सबसे जानना चाहूँगी कि मुझे मेरा शो अगर पसंद आया तो खूब सारी लाइक्स दें, गिव लॉट्स ऑफ लाइक्स इफ यू लाइक द शो। थैंक यू वेरी मच, कनेक्ट विद यू सून, बाय, नमस्कार।